वादी कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोरों से लगातार जारी है। हर एक सियासी जमात, हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त मैदान में वोटर्स के पास जा रही है, ग्राउंड पर अपने रूट्स मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे। जिस तरीके के रिजल्ट्स जनरल इलेक्शंस में हमें देखने को मिले, जिस तरीके का रिजल्ट, जिस तरीके का जो वोटिंग शेयर हमें जनरल इलेक्शंस में देखने को मिला, जिसमें एआईपी ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की, जिसमें इंजीनियर रशीद साहब ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज की। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेख बिलाल साहब, जो एआईपी के यूथ लीडर हैं। हालांकि ये अपने आप को यूथ लीडर नहीं बल्कि एआईपी का वॉलंटियर मानते हैं। तो बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपने एआईपी को सपोर्ट किया, इससे पहले आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया था अभी तक। फिर क्या मजबूरी पड़ी, आपने एआईपी को सपोर्ट किया जनरल इलेक्शंस में, और आप इस वक्त एआईपी को कहां मानते हैं? जहां तक एआईपी का साथ देने की बात है, जो एआईपी का स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है जी, वो अट्रैक्ट करता है कॉमन पीपल को। एक दूसरा, दे डोंट वांट इन्फ्लुएंशियल पीपल टू हाईजैक द सोसाइटी। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस है, जैसे वीआईपी कल्चर के खिलाफ है वो, प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है वो। जहां तक बात है कि दूसरी जो पार्टीज थी उनको हमने क्यों, उनका साथ हमने क्यों नहीं दिया, हमने देखा था हालांकि जो उस वक्त एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे, वो एग्जिट पोल्स एआईपी के खिलाफ थे, और हर एक ये मान रहा था कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा। फिर भी आपने एआईपी का सपोर्ट किया। एग्जैक्टली उस वक्त के एग्जिट पोल्स यही बता रहे थे, शायद एआईपी कहीं पे नहीं है। लेकिन हमें लगा था कि एआईपी का जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स है, वो उनके जो प्रिंसिपल्स और इथिक्स है उन पे खड़े हैं। रहा सवाल जो बाकी जो पार्टीज थी, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स था वो चीप एंड करप्ट था। हमने उनके जो पुराना उनका जो एक्सपीरियंस रहा था यहाँ डे टू डे जो एक्टिविटीज थी उनकी, उसमें से हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने इथिक्स या प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं। इस वजह से हमने एआईपी का साथ दिया, और अल्लाह की मदद से हमने जीत भी हासिल की। इस जीत में सबसे ज्यादा जो रोल था वो सबसे पहले अल्लाह की मदद थी। दूसरा, एआईपी के जो सुप्रीमो है, जो बॉस है रशीद इंजीनियर साहब, उनका किरदार था। तो बिलाल साहब, मुझे बताइए कि एआईपी में ऐसा क्या देखा आपने? जिस तरीके से आपने कहा कि इथिक्स उनके अच्छे हैं, उनकी जो लाहे अमल पार्टी में है वो बहुत अच्छा है, तो आपने किसी के साथ मशवरा किया, या क्या चीज़ आपको इंस्पायर कर गई, आपने एआईपी को ज्वाइन किया और आपने एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पर यूथ को इकट्ठा किया, यूथ में आपने एआईपी की बात पहुँचाई? देखो, जहां तक सवाल है क्या मैंने किसी से मशवरा किया था, डेफिनेटली मैंने अपने दोस्तों से बात की थी। एआईपी को ज्वाइन करने से पहले, पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले, मेरे कुलीग्स हैं उनसे बात की थी। मैंने डिपार्टमेंट में जो काम किया है वहाँ जो कुलीग्स हैं उनसे बात की थी। मैं बहुत सारा क्रिकेट खेला, जो क्रिकेट सपोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है उनसे बात की थी, जो मुझे जानते थे उनसे बात की थी। वहाँ मुझे 98% ग्रीन सिग्नल मिला था कि उन्होंने अप्रिशिएट किया था मेरे डिसीजन को। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो शायद, जो यहाँ पे माहौल था, एटमॉस्फेयर था, दैट वाज फुल ऑफ फियर एंड थ्रेट। तो उनको लगा था कि शायद आफ्टर जो पोस्ट इलेक्शंस के बाद का जो आउटकम होगा, शायद इन लोगों के साथ में कुछ छेड़खानी होगी, वो वगैरह, वो उसके कारण उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन बस अल्लाह का यही करना था, जिन लोगों ने साथ दिया उस टाइम उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि अच्छा है कि अगर आप इनके साथ चले जाए। जहाँ तक उनके साथ ज्वाइन करने की बात है, मैंने अगर किसी पार्टी को डाउन टू अर्थ देखा है वो एआईपी है। मैंने उनके अंदर जो वो सच में वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, सच में वो देखा मैंने, क्योंकि रिसेंटली मैंने 2-4 टूर उनके साथ में किए यहाँ त्रेगम कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने देखा कि वो सीधे साधे लोग हैं, उनके साथ में रहकर ऐसा लग रहा है जो जैसे कि वो हम में है। हमने बहुत सी पार्टीज़ के लीडर्स को मतलब प्रीवियसली देखा हुआ था, उनके मतलब प्रोटोकॉल के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा कि वो यहाँ के बसनीक है, यहाँ के रहने वाले हैं।
बिलाल साहब, आपने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पढ़ाई की है या रूरल डेवलपमेंट की पढ़ाई आपने की है, तो एआईपी में आप एज वॉलंटियर काम कर रहे हैं, आपने सरकारी नौकरी भी छोड़ी है, तो आपको ये रुचि कैसे पैदा हो गई, आपको ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया कि नहीं जी मुझे पॉलिटिक्स में आना अब ज़रूरी है या पॉलिटिक्स करनी ज़रूरी है, या यूथ को इन्फ्लुएंस करना या वोटिंग में हिस्सा लेना, जिस तरीके से यहाँ पर एक कल्चर रहा है यूथ पॉलिटिक्स से बाहर ही रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट डिग्री करने के बाद, नौकरी छोड़ने के बाद ऐसा कौन सा इंटरेस्ट आप में डेवलप हो गया, आपने अभी रिसेंट इलेक्शंस में हिस्सा लिया या आपने ईआईपी में हिस्सा लिया, आप यूथ में गए, आपने यूथ से बात की, तो किस तरीके से आप इस पूरे माहौल को देखते हैं और जिस तरीके से इस वक्त यूथ भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे पूरे मामले को आप देखेंगे और कैसे आप रिएक्ट करेंगे? सबसे पहले जहां तक मेरे बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मेरा बैकग्राउंड आईटी फील्ड से है और डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मैंने 14 साल काम किया। ये जो पॉलिटिक्स में आने का सबक है, ये मुझे शायद सबसे ज्यादा रूरल डेवलपमेंट से ही मिला है। रीजन उसका ये है, व्हेन आई रिजाइनेड आई डिड मेंशन इट इन माय रेजिग्नेशन दैट द इनजस्टिस इज एट पीक। डिपार्टमेंट लेवल पे क्या हो रहा था कि सैलरीज कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की 3-3, 4-4 महीने बंद रहती थी। सो सिस्टम इसके खिलाफ कुछ कर नहीं रहा था। डिस्पाइट हमने बहुत सारी एजिटेशंस की थी, अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी जो हायर डिपार्टमेंट था, रूरल आपने कवर भी किया था, 1-2 बार शायद आपसे भी मुलाकात की थी, जम्मू में प्रोटेस्ट वगैरह की। लेकिन हमें लगा कि डिपार्टमेंट किसी जगह पे मतलब सिंसियर नहीं है। डिस्पाइट के एट द इनिशियल स्टेज जब हमने ज्वाइन किया था 2008 में, तब 1 साल बाद 2 साल बाद हमें ये प्रोमिस किए गए थे दैट कि आपकी नौकरीज को परमानेंट किया जाएगा, आपकी सैलरीज को लेके भी बात की जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगर सैलरीज की बात की जाए, पहले तो सैलरी इतनी कम है, आज भी उनको 12 या 13 हज़ार रुपए मिलते हैं, उसमें भी वो सैलरी विदहेल्ड रहती है 4-4 महीने, 3-3 महीने। जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं इस वक्त लोग, उनकी लाइफ मिजरेबल बन चुकी है। क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो इसी तरह जी लूं कि मतलब जो हो रहा है उसको बर्दाश्त कर लूं, या तो मैं छोड़ दूं। तो मैंने प्रेफर किया कि अच्छा है कि मैं छोड़ दूं, पहली बात। दूसरी बात रहा सवाल डेवलपमेंट के लिहाज से या पॉलिटिक्स में मैं खुद को कैसे देख रहा हूं, मैंने एज ए वॉलंटियर ज्वाइन किया है और मैं बड़े प्राउडली कह सकता हूं मैंने एक ऐसी तंजीम का साथ दिया जो शायद अगर उनको कंपेयर किया जाए जो सेंटिमेंट्स के साथ जी एग्जैक्टली जो कॉमन लोग थे, मैं इन्फ्लुएंशियल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो कॉमन लोग थे वो एआईपी का साथ देने निकले थे। हमने एट द इनिशियल स्टेज ऐसा रिएक्शन नहीं देखा कि लोग जुड़ रहे थे, लेकिन जब हमने साथ दिया धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। इस तरह से जीत भी हासिल हुई, बड़े मार्जिन से जीत। इनफैक्ट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग दैट एआईपी विल विन विद दिस मच ऑफ ए मार्जिन। किसी को ये अंदाजा नहीं था। हमने रूरल डेवलपमेंट में काम किया। डेवलपमेंट के एतबार से मेरा जो मैं पॉलिटिकल लाइफ की जो बात करूं या एज ए वॉलंटियर बात करूं, एक इंसान को एक डिग्निटी फील होती है, एक ऑनर फील होता है जब अपने किसी कम्युनिटी के काम में उसका हाथ रहता है कंस्ट्रक्शन के लिहाज से। तो रहा सवाल मैंने रूरल डेवलपमेंट में काम किया, वहां पे भी लोगों की मदद करना या लोगों से जुड़े रहना एक ऑनर की बात थी। वहां पर भी रूरल जो गांव देहात है हमारे, वहां पर डेवलपमेंट जो काम होते हैं, आम लोग ज्यादातर इसके साथ जुड़े होते हैं, चाहे हम एमजी-नरेगा की बात करें या बाकी स्कीमों की बात करें। उन लोगों की अगर बात करें, दे आर ऑल्सो फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमने 2017-18 में यहाँ मनरेगा के वो जो अंदर काम हुए थे 2017-18 में, वो रेशो बहुत आगे चला गया था, क्योंकि एक मेरे ख्याल से फंड्स जो उस टाइम जनरेट हुए थे, मतलब जो लेबर जनरेशन हुई थी, वो बहुत ज़्यादा हुई। एक्स्ट्रा बजट हो गया था। उसमें क्या हुआ था एक्चुअली कि हमारा बजट जो था, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वो 10 करोड़ का था, लेकिन काम हुए 15 करोड़ के। रीजंस था उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कहीं पे नहीं रहा था, लेकिन लोगों की गलतियां बिल्कुल भी नहीं थी। ठेकेदार ने काम किया और उसके बाद उन्होंने बिल सबमिट की। अब जब पैसे वागुजार करने का टाइम आया तो डिपार्टमेंट ने हाथ खड़े कर दिए, जो अनफेयर है, कहीं ना कहीं इनजस्टिस है उन लोगों के साथ जिनका पैसा फंसा हुआ है। और वो कौन लोग हैं? वो गरीब लोग हैं, जॉब कार्ड होल्डर्स है या वो वेंडर्स है जिन्होंने काम पे। हमने बहुत बार कोशिश की थी, डिपार्टमेंट के लिहाज से भी हमने जो हायर अप्स है उनको लिखा भी था कि मतलब ऐसे काम हैं जिनके एस्टिमेट्स या जिनकी बिल्स रिसीव हो चुकी है,
फिर भी वो बंद है, लेकिन डिपार्टमेंट इस मामले में कोई सिंसियर जवाब आज तक नहीं दे पाया। तो ऐसी बहुत सारी इनजस्टिस थी जो डिपार्टमेंट में, जो हमें लग रहा था लोगों के साथ हो रही है। एट द एंड जब मुझे लगा, और डिपार्टमेंट ने जो मनरेगा की स्कीम को उसको बहुत ज़्यादा टाइट किया था, जो वर्कलोड था कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पे वो बहुत ज़्यादा था। अगर आप उसकी सैलरी की बात करें वो कहीं नहीं था। एक जीआरएस की बात करें वो तब शायद 7,500 के आसपास सैलरी लेता था। उसकी जो ड्यूटी थी वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर थी, उसके बाद उसको पंचायत में जाना पड़ता था, 3 महीने सैलरी बंद रहती थी। तो मतलब वो कैसे मैनेज करता। मैंने जब रिजाइन किया तब मैंने, इट वाज मोर अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। जब मैंने रिजाइन किया था, इट वाज नॉट जस्ट रिजाइन, सिंपल रिजाइन। मैंने डिपार्टमेंट आपके साथ आपके कुलीग से जिनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, तो आपने उन्हीं के खिलाफ अपनी रिजिग्नेशन सबमिट की। मैंने डिपार्टमेंट के खिलाफ रिजिग्नेशन सबमिट किया और मेंशन किया कि मतलब जो डिपार्टमेंट में इनजस्टिस बाकी हमारे साथ हो रही है, बाकी एम्प्लॉयज के साथ हो रही है, मैं होप करता हूं कि मेरे जाने के बाद शायद ये चीजें बदल जाएंगी। इनफैक्ट तब मुझे बहुत सारे मीडिया, क्योंकि हालात दूसरे थे तब, कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल रिमूव हो चुका था, लोग बात करने से डरते, यस, बात करने से डरते थे। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो मीडिया फर्टर्निटी के लोग हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच करने की कोशिश, बात करने की, लेकिन तब मैंने बात नहीं करनी चाहिए। रीज़न ये था कि हालात बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पे सिंपल भी बात करते थे, उस पे भी उसको नेगेटिवली लिया जाता था। तो बिलाल साहब, अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें जहां पर आप अभी इस वक्त है, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप भी फॉल कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मसाइल है जो आपको लगता है कि ये हाईलाइट करने की जरूरत है या ये कॉन्स्टिट्यूंसी में होनी जरूरी है? कौन कौन से ऐसे बेसिक मसाइल हैं या लोगों के जो मसाइल हैं, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? और थोड़ा बहुत ज्यादा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे मसाइल है, कुछ मसाइल जो अगर आपने हाईलाइट किए हुए हैं, तो किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? सबसे पहले अगर हम जे.एंड.के की बात करें, इट्स एन अनफॉर्चुनेट स्टेट। क्योंकि क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कश्मीर सिर्फ प्रॉब्लम से ही गिरा हुआ है। इससे बाहर कोई आना चाहे तो उसको कुछ हार्ड स्टेप्स लेने पड़ते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर प्रायोरिटाइज किया जाएगा हमारी प्रॉब्लम्स को, सबसे पहले जो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीर में जो लोग फेस करें, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक डेंजरस लेवल पे है अभी। इनफैक्ट डेंजरस लेवल क्रॉस कर चुका है। हम देख रहे हैं लोग जो पर्टिकुलरली यंग जनरेशन है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वजह यह है कि कोई रोड मैप नहीं है उनके लिए, पर्टिकुलरली यूथ के लिए। कोई मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है जो उनको, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में ना एडजस्ट करते, कम से कम कॉर्पोरेट सेक्टर में एडजस्ट करते। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है इस सिलसिले में। ये स्कीमें लाई जा रही है मगर कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे उस हिसाब से इम्प्लीमेंट नहीं की जाती है जिस हिसाब से वो होनी चाहिए। जी एग्जैक्टली। दूसरा इशू ये है, ये तो अनएम्प्लॉयड यूथ है। अब जो एम्प्लॉयड है, जैसे हमारे कंट्रेक्चुअल स्टाफ है मनरेगा के, एनआरएचएम के कंट्रेक्चुअल जो लेक्चरर्स है या डेलीवेजर्स है, आप उनकी हालत देखिए। 4-4, 6-6, 5-5 महीने उनकी सैलरी बंद रहती है और सैलरी मिलती भी कितनी है। वो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनके लिए रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि उन्होंने 20 साल, मतलब हमारे साथ जो लड़के हैं वो अभी पिछले 16 या 17 साल में काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि जिस बंदे ने 30 साल की उम्र में ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, अब 17 साल, वो 47 का होगा, अब उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? वो क्योंकि वो ओवर एज भी क्रॉस कर चुका है, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। डिपार्टमेंट को चाहिए सैलरी हाइक के साथ साथ कि उनकी सिक्योरिटी को भी यकीनी बना जाए, उनके जॉब को सिक्योर किया जाए, कोई पॉलिसी कम से कम बनाए। और इसके लिए हर चीजें आप सेंटर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड। यस एग्जैक्टली। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप चौकने हो जाओगे। आज से तकरीबन 8, 9, 10 साल पहले CIC ऑपरेटर्स है हमारे डिपार्टमेंट में, रूरल डेवलपमेंट, उनकी एक कैबिनेट फाइल अप्रूव होकर आई थी, जो उनकी मतलब जॉब्स वगैरह थे, उनके जॉब्स थे यकीनी बनाने के लिए। एक कैबिनेट फाइल अप्रूव हुई, 10 साल से पता ही नहीं चल रहा वो कैबिनेट फाइल कहाँ पे गायब हो गई है। रीजंस किसी को कोई नहीं, किसी से पूछते उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि या तो यहाँ के डे टू डे अफेयर्स जो भी है, या तो सेंटर खुद ही मैनेज कर रहा है,
या तो यहाँ पे ऐसी तानाशाही चल रही है कि आप किसी के पास जा रहे हैं तो वो इस चीज का मतलब जरा सी लाइटली लेते हैं, इस चीज की जरा सी भी रेस्पेक्ट नहीं करते। एक बंदा है जिसने अपनी पूरी लाइफ की इसमें रूरल डेवलपमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में गुजारी है, अगर वो अपने हक के लिए कुछ मांग रहा है, अगर कैबिनेट ने कोई फाइल अप्रूव की है तो इसका हक बनता है कि वो फाइल है कहाँ है, किस स्टेज पे है, उसके साथ क्या चल रहा है, कि क्या वो फाइल आगे बढ़ेगी भी या नहीं बढ़ेगी। वो लड़के भी जितने हैं वो सब ओवर एज हो चुके हैं। ये तो था अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। दूसरा हमारा है हेल्थ सेक्टर। अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, हमने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाई है, लेकिन जो फैसिलिटीज के हिसाब से हम कहीं पे नहीं है। मैंने कल अपने एक कुलीग जो जावेद साहब थे उनका इंटरव्यू देखा था, शायद आपके ही पेज पे देखा था। वो कह रहे थे कि महाराजा साहब की बिल्डिंगें है यहाँ पे। ठीक है, बिल्डिंगें तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बिल्डिंगें कुछ बदली है, लेकिन सर्विस के हिसाब से सच में हम आज से तकरीबन 50 साल पहले ही रह रहे हैं। हमें छोटे छोटे जो टेस्ट करने होते हैं, जैसे कि FT है, TFT है, डिजिटल एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड है, MRI है, इनके लिए यहाँ से कुपवारा जाना पड़ता है। इनफैक्ट कुपवारा में भी बहुत सारे टेस्ट जो इससे हायर लेवल के हैं वो कुपवारा में भी नहीं होते हैं, तो बल्कि कहाँ पे होते हैं, श्रीनगर में होते हैं। एक कॉमन कश्मीरी जो है, एक मतलब मैं गाँव की बात कर रहा हूँ, गाँव में रहने वाला है, मतलब उसको छोटे टेस्ट के लिए यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। ये तो था हेल्थ सेक्टर के वाइज। इसके अलावा जो करप्शन का सिस्टम है वो पीक पे है, क्योंकि करप्शन एक ऐसी जड़ है जो पूरी इकॉनमी को खा जाती है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सिलसिले में वो क्या करें, कुछ इकदाम उठाए। जैसे एंटी करप्शन इज डूइंग ए गुड जॉब, लेकिन उसके बाद क्या होता है इन केसेस का आज तक हमें पता नहीं चला। मतलब इतने सारे लोग जो एंटी करप्शन के तहत पकड़े गए, उनको सजा मिली, हाँ क्या कार्रवाई, वो किस स्टेज पे है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। अगर किसी को रेड हैंडेड आपने पकड़ा हुआ है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है उसकी उसको FIR में इन्वॉल्व करने के लिए या बाकी चीजें। इसका जवाब तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, मैं तो इस मामले में। फिर आती है बात हमारे रोड्स की, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की, और बहुत सारे ऐसे मसाले गवर्नमेंट स्कूल्स की जिनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। हमारा एक और बड़ा मतलब मसला है, वो है कि जो लोकल लेवल पे हम देख रहे हैं प्रॉपर प्लेइंग फील्ड्स कहीं पे नहीं है। लोगों की जो फिजिकल हेल्थ है उस पे असर, क्योंकि अगर फिजिकल एक्सरसाइज होती तो जाहिर सी बात है मेंटल लेवल भी बढ़ जाती। लेकिन जब बंदे के पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, हमने उसको एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी मतलब कैद करके रखा हुआ, प्रिजन में रखा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो गलत चीजों की ओर ही बढ़ेगा। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन देयर इज अ नीड टू बिल्ड प्रॉपर प्लेइंग फील्ड्स, जो मुझे लग रहा है कि वो होने चाहिए। और एक बड़ा कंसर्न ये भी है, इनसिक्योरिटी है। हर कोई बंदा खुद को सिक्योर फील नहीं कर रहा है। आफ्टर 2009 लोगों को लग रहा है कि जो हायर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री है उन पे लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक डिसबिलीफ सा है कि मतलब क्या करें, उन पे यकीन करें, उनके पास जाए, क्या हमारे मामले की सुनवाई होगी, क्या हमारे केस को सुना जाएगा। डिसीजंस ऐसे लिए गए थे कि कश्मीरियों को बिहाइंड द डोर्स बंद किया गया था, और फिर डिसीजंस लिए गए। उसके खिलाफ उस लेवल का रिएक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि वो बंद थे काफी देर तक। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो भी बंद थे काफी देर तक। उसके बाद का जो माहौल बना, हर कोई इनसिक्योर फील कर रहा था, कोई आगे आने को तैयार ही नहीं था। लास्ट टाइम का जो इलेक्शन था मुझे लगा लोग थोड़े से आगे बढ़े, लेकिन उस हद तक नहीं बढ़े कि लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन मैन की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, वो उसको भी बताने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। इन चीजों को अगर एड्रेस किया जाए तो बेहतर होगा, बदलाव आ सकता है। तो बिलाल साहब मुझे बताइए, आने वाले दिनों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, AIP को आप कहाँ देख रहे हो? हालांकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जनरल इलेक्शंस में जज्बाती और सिंपैथी वोट उनको मिला, अब आने वाले दिनों में शायद वो जो लेवल था वो नहीं रहेगा। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और AIP को आप असेंबली इंतखाबात की नजर से कहाँ देखते हैं? देखो, एट द राइट टाइम अभी क्या चल रहा है कि पार्टी जो AIP है, इनको वोट मिला था जो स्कैटर्ड सिस्टम का वोट था, जो किसी को पता नहीं था इनको मिलेगा। इनफैक्ट AIP वाज नॉट आल्सो एक्सपेक्टिंग इट। सच में AIP को नहीं पता था कि हमें ये इतना मार्जिन से किसी को नहीं। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि इतने मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा। जीत तो पक्की थी, ऐसा था कि ये था, हमने लोगों से बात की थी, हमें हर ग्राउंड का फीडबैक जी थी, लेकिन इतने मार्जिन से ये
अब एआईपी का इस वक्त जो बेसिक चल रहा है, मतलब डे टू डे रूटीन चल रहा है, वो लोगों तक पूछने की, आम आदमी तक पूछने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पंचायत लेवल पे, ठीक। एट द सेम टाइम वो फीडबैक और वेरिफिकेशन उन कैंडिडेट्स की कर रहे हैं, दोज हु हैड डिमांडेड अ मैंडेट फॉर असेंबली इलेक्शंस। वो प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा, आई थिंक कि एआईपी विल डिस्क्लोज द लिस्ट ऑफ फेसेस जो असेंबली इलेक्शन के लिए है। एक तैयारी ये हो रही है। दूसरी तैयारी मैंने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जो पार्टी का स्ट्रक्चर, अभी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं था। नहीं, पार्टी का स्ट्रक्चर अब तक नहीं था, पंचायत लेवल पे नहीं था, ठीक। हायर लेवल पे कैडर या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनको डिफाइन किया गया था, लेकिन पार्टी पंचायत लेवल पे नहीं था। उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी के जो हायर कैडर के लोग हैं वो गांव-गांव में जा रहे हैं, वहां से लोगों से बात कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि पार्टी का जो हायर कैडर है ये डिसाइड नहीं कर रहा वहां रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा। फॉर एग्जांपल पंचायत का जो प्रेसिडेंट है या कोई भी मतलब हल्का प्रेसिडेंट है या ब्लॉक प्रेसिडेंट है, ये लोगों को बनाने का हक दिया जा रहा है, ठीक, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक। तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन हो सकता है। इसी तरह जिन कैंडिडेट्स या जिन लोगों ने मतलब मैंडेट की जो ख्वाहिश है उसको जाहिर किया है, उनके बारे में भी वेरिफिकेशन हो रही है, सोच विचार हो रहा है। वंस द प्रोसेस विल, उनको जो फीडबैक प्रोसेस चाहिए या वेरिफिकेशन चाहिए, वंस इट विल बी ओवर, दे विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ दिस और द लिस्ट ऑफ द फेसेस। तो सबको पता चल जाएगा क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम लोगों की कुछ जरूरियात है, उनको इनलिस्ट किया जा रहा है, ठीक। जो टॉप प्रायोरिटीज के वर्क्स है उनको जहन में लिया जा रहा है, और बेस्ड ऑन द अर्जेंसी ऑफ ए वर्क दे विल टेक अप द इशू विद द कंसर्नड डिपार्टमेंट। कामों को मतलब एस्टिमेशन या एग्जीक्यूशन लेवल पे लिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन कामों का सिर्फ मतलब लिस्ट बनाया, यस एग्जैक्टली, एक मतलब स्केलेटन बनाया जा रहा है या एक प्लान बनाया जा रहा है। उसके बाद उन वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा कि नेचर ऑफ जिस काम की अर्जेंसी ज्यादा होगी प्रायोरिटी के हिसाब से, तो उस काम को पहले उठाया जाएगा। सो फार एज सिंपैथी वोट या मैंने अभी सिंपैथी और जो लोगों ने, जो आपने बात की सिंपैथी वोट की या आपने बात की इमोशनल वोट की, मेरे लिए इट वाज मोर ए वोट फॉर चेंज। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बोल रहे हो कि सिंपैथी वोट है या इमोशनल वोट है। इट वाज वोट अगेंस्ट करप्शन, इट वाज वोट अगेंस्ट फेवरेटिज्म, इट वाज अ वोट अगेंस्ट double standard of politics. It was a vote against proxy nature of politics. It was a vote against family politics जो चल रहा था, और एक जो थ्रेट और फियर का माहौल था, इट वॉज वोट अगेंस्ट इट, ठीक, ऐसा चल रहा था। हमने जहां तक देखा कि पहले लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, यहां तक ये भी बातें आई थी कि ये मासूम बच्चे हैं, इनके वोट भी दर्ज नहीं है, ऐसी भी मतलब ऐसी भी ये बातें भी हो रही थी कि ग्राउंड में ये क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। एक्चुअली ईआईपी की जो एक प्रिंसिपल है वो हंगामा करने में मतलब वो मतलब बिलीव नहीं करते हैं, ठीक। उन्होंने सिंसियरली वो मैं आपको जाहिर सी एक बात बताऊं, यहाँ की दो ट्रेडिशनल पार्टीज है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। आप देखें उन दोनों पार्टीज ने त्रेगाम में कोई मतलब डिस्पाइट त्रेगाम इज द हेडक्वार्टर कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर, वहां पे कोई प्रोग्राम नहीं हुआ उस लेवल का, एआईपी ने कर दिया, क्योंकि उनकी सिंसियरिटी, उन्होंने बिना इसके देखे कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है इसकी मतलब परवाह। आप खुद पॉलिटिक्स में पहले नहीं थे, आप उसके बाद ही आ गए जब जनरल इलेक्शंस में। एग्जैक्टली, एक्चुअली जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थे, मतलब जो पार्टीज थी, लोग इनसे तंग आ गए थे, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी लेवल पे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने सोसाइटी को हाईजैक करके रखा हुआ था। कोई बात करता तो इनसे पूछ के ही करना पड़ता था। एक और चीज थी, आप जब भी इन लीडर से मिलने की ख्वाहिश रखते थे, आपको पहले हल्का प्रेसिडेंट, फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट, फिर कॉन्स्टिट्यूंसी यूथ लेवल से गुजरना, फिर अगर इनमें से किसी एक ने भी अपनी रिजेक्शन दिखाई तो आप नहीं मिल पाते थे जी। इसके बरकस अगर किसी को एआईपी के किसी भी मेंबर से मिलने की मतलब ख्वाहिश रखता है, वो डायरेक्टली जा सकता है, मतलब वहां पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि आपको फलानी से मिलना है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा आप मिल सकते हो, या आपने
वोट किसको दिया है, इस चीज की भी वहां पे कोई मतलब वो नहीं है। आप गए, आपकी कोई जेन्युइन डिमांड है, मुझे नहीं पता है कि वो पूरी होती, लेकिन मिलने के लिए एटलीस्ट आपकी बात कम से सुनी कम जाएगी। आपकी यस बात सुनी एग्जैक्टली, जा रही है। आपको इज्जत की जाएगी, आप वहां पे अपनी बात कर सकते हो और आपको किसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से भी नहीं गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमारे अंदर एक डर सा रहता है, जब भी हम किसी सिक्योरिटी, आम बंदे को आम तौर पर डर रहता है। यस, आम बंदे को ये डर रहता है कि मतलब वहां पे फौज खड़ी है, मैं जाऊं अंदर नहीं जाऊं, छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वहां पे एआईपी में ऐसा कुछ नहीं है। मैं लास्ट टाइम मतलब एआईपी के साथ बहुत जगह गया हूं, वहां किसी को पता ही नहीं था कि मतलब सिक्योरिटी का कोई मतलब इशू ही नहीं था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे ना वो हम में से है। एग्जैक्टली जैसे घर का माहौल है। एग्जैक्टली मतलब बाकी पार्टीज सिर्फ बोलती है कि मतलब ऐसा है, वहां पे रियलिटी में उसको ना एक एआईपी में एग्जैक्टली करके दिखा है। तो आपकी तरफ से आखिर पर एक मैसेज लेना चाहेंगे जितने भी यूथ आपको देख रहे हैं, हालांकि बहुत सारा अब जब से एआईपी ने जीत दर्ज की है, यूथ का एक बड़ा तबका पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो एक मैसेज तो बनता है यूथ के लिए। आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगी? देखो, सबसे पहले मैं कोई बड़ा बंदा या कोई बड़ी हैसियत तो रखता नहीं हूं कि मैं लोगों को कोई मैसेज दे सकूं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो लोग जिन्होंने एआईपी का साथ लास्ट टाइम दिया जी, वो इस कारवां के साथ जुड़े रहें। उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आस पड़ोस में कोई और जुड़ना चाहता है, उसको प्यार मोहब्बत से जोड़ें, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं एआईपी से ज़्यादा तरजीह देता हूं अपने नेबरहुड को। मैं खुद की बात भी कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता, चाहे एआईपी की वजह से हो, चाहे किसी भी पार्टी की वजह से हो, मेरे जो नेबरहुड है इसमें कोई दरार या निफाक पैदा हो जाए। ठीक, पार्टी लेवल के क्यों, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, अपना नेबरहुड अपनी जगह है। एआईपी के जितने भी यूथ है, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि आप अपने नेबरहुड में अपने किरदार से लोगों को अपने पास बुलाएं, न कि कोई चालबाजी करके। आप किसी के साथ फेक प्रोमिसेस या कमिटमेंट्स ना करें, ठीक, क्योंकि आज लोग जुड़ना चाहते हैं। जो वोट, यस एग्जैक्टली, आज लोग जुड़ना चाहते हैं। रीजन ये है कि आज वोटर्स पे किसी का ग्रिप इस टाइम नहीं है। वोटर इस वक्त स्कैटर्ड पोजीशन में है। उनके पास जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी वहां उन्होंने ट्राई कर पहले से ही कर चुके हैं, वहां उन्हें क्या मिला उनको वो चेक कर चुके हैं। अब वो चाह रहे हैं कि दे वांट नाउ द वोट फॉर चेंज। ठीक, उनको अगर कोई रास्ता नजर आता है वो एआईपी है। लेकिन जो लोग उन्हें ज्वाइन करने की दावत देते हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इन लोगों के साथ कोई ऐसी प्रॉमिस न करें जो कि आप कल फुलफिल ना कर पाए। ये रहेगी। दूसरा ये है कि जो एजुकेटेड यूथ है, पर्टिकुलरली एजुकेटेड यूथ, उनसे मेरी गुजारिश रहे कि बैकग्राउंड या बिहाइंड द कर्टन रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि आगे आ जाएं, क्योंकि एक सोसाइटी लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर कोई रिप्रेजेंट कर सकता है बिफोर द गवर्नमेंट, दैट इज द क्वालिफाइड यूथ। अगर क्वालिफाइड यूथ ही सामने नहीं आ रहा है तो अगर क्वालिफाइड यूथ ही सामने नहीं आ रहा है तो मतलब जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स है उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा, उनको सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। मेरी यूथ से गुजारिश रहेगी कि आप आगे आ जाएं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भी बंदे हो सकते हैं जो इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हो सकते हैं या इसके खिलाफ, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे आप इन चीज़ों को मतलब साइड में रखकर आप एक वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ की नीड्स है, उनको रिप्रेजेंट करने की कलेक्टिवली। ठीक है, आपकी पार्टी कुछ और हो सकती है या आपकी आइडियोलॉजी की डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है, उसको छोड़ के आप आ गए, ठीक है ना। अभी इस वक्त कोई पीपल्स कॉन्फ्रेंस में है या कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इन चीजों को छोड़ दें। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कहीं पे आपको किसी डायरेक्टर या कमिश्नर सेक्टर या किसी के पास भी जाने की जरूरत है, आप मिलकर जाए, नो इशू। डिस्पाइट यू बीइंग द पार्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, वो अलग मसला है, लेकिन आप सोसाइटी लेवल पे सोसाइटी की जो रिप्रेजेंट अच्छा वो कर सकते हैं। ठीक, अब जो क्वालिफाइड यूथ है उनको आगे आना है। ठीक, मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्टिकुलरली आप आइए और एआईपी ज्वाइन करिए, ये फोर्स है यहाँ से, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए, जहां तक आपको लगता है कि मतलब ये चीजें सही है, ये लोग सही बता रहे हैं, ठीक, उनसे
मिलने की कोशिश करें, वहाँ अपनी जगह बनाएं। खासकर मैं जो क्वालिफाइड यूथ है मतलब उनसे गुजारिश करता हूँ, क्योंकि एक सोसाइटी का जो विजन है वो वही फॉरवर्ड कर सकते हैं, या वहाँ की रिप्रेजेंटेशन वो वही कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं उन्हें जो काम करना था, जिस लेवल तक करना था, जो जितना वो कर चुके हैं, अब उनका रोल खत्म हुआ। अब यंग जनरेशन को आगे आने की जरूरत है, और जो एटमॉस्फेयर भी है वो अब बदल चुका है। पुराना अगर हम 2010-8 से देखें कि एटमॉस्फेयर इट वाज अगेंस्ट द पॉलिटिक्स, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज फेवरेबल कंडीशंस है, आज लोग सामने भी आ रहे हैं, आज लोग सामने भी आ रहे हैं। और हमने जो लास्ट टाइम का इलेक्शन देखा दैट वाज फेयर, ठीक है, मतलब वहां पे कोई फेक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सारा कुछ मतलब जैसे मतलब लोग चाह रहे थे वैसा कुछ हुआ, ठीक। इनफैक्ट कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं उनको मतलब सपोर्ट मिल जाए, अनड्यू सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को जिसको मैंडेट देना था उसको दे दिया, और वो फिर फेयरली सामने आ गया। यस एग्जैक्टली, लोगों को मतलब जिसके साथ भी जाना था, लेकिन एक थ्रेट चल रहा था कि शायद कुछ लोग ऐसे थे। पहले पॉलिटिक्स में ये चीजें चलती रहती है, अफवाहें फैलाई जाती, अफवाहें फैलाई जा रही है कि मतलब फलानी पहले से ही जीता हुआ है, मतलब उसको मतलब वोट्स एडिशनल मिल जाएंगे, या उसके लिए कुछ ऐसी चीजें की जाएंगी कि उसको जिताया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, पर्टिकुलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करके दिखाया कि नहीं भाई, इस साल हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं दैट विल बी फेयर, वो फेयर होगा। उससे क्या हुआ कि लोगों का भरोसा जाग उठा कि नहीं, अब अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं दैट डज गट काउंट, एंड उससे क्या हो रहा है कि मतलब रियल रिप्रेजेंटेशन है वो सामने आ जाए। और हमारा एक मतलब जो लोग थे, ज्यादातर अक्सर लोग वोट से भागते थे। अब टाइम आया है कि नहीं, इसके पास चले आओ, वोटर्स की मतलब जो इस चीज का हिस्सा बनो, इलेक्शंस का हिस्सा बनो। उससे क्या होगा, जो बेहतर रिप्रेजेंटेशन होगी वो सामने आ जाएगी। आपको शायद इस माध्यम से मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगा कि हमने पिछले 20 दिन से देख रहे हैं मिस्टर अग्रवाल जो यहाँ पे पार्लियामेंट में है, हमने देखी उसकी स्पीचेस, बहुत सारे मुद्दों को उठाया। एक ऐसा लग रहा है कि कोई जेन्युइन बंदा शायद गया है वो पर, डिस्पाइट पार्टी डिफरेंस हो सकती है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो रही है, लेकिन लोगों के अंदर, हम जो सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई जेन्युइन बंदा पहली बार गया। आई वुड लव टू सी आगा वो वहां पे थे वहीद पारा साहब, मैं तो उनको भी देखना चाहता था कि वहां पे आ जाए। ठीक है, डिस्पाइट ठीक है वो पार्टी अलग है, हम अलग है, लेकिन मैं चाहता था वहां। और सबसे बड़ी बात मैं चाहता था कि अगर अग्रवाल साहब होते, अल्ताफ मियां साहब होते, साथ में रशीद इंजीनियर साहब भी होते, तो शायद हालत तो ज्यादा मजा आ जाता। एग्जैक्टली वो क्योंकि ऐसा कोई मतलब चीज जो सेंटर की तरफ से उन्होंने छोड़ी नहीं है कश्मीरियों को लेके, ठीक है कोई चीज। अब ये टाइम था कि उनसे ना इस चीज का हिसाब लिया जाए, ठीक। तो अब हमारे पास 2 तो थे कैंडिडेट्स जो चले गए, अब तीसरा कैंडिडेट हमारे पास था रशीद साहब। अगर वो भी चले जाते, अगर उसको भी मतलब रिहा किया जाता तो और भी आसान। ठीक है, फिलहाल तो हम इतना शुक्रिया करते हैं कि उनको वोट उठाने का मौका मिला, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ही विल बी रिलीज्ड सून, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। और ये शायद हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, खासकर जेएनके की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि मतलब एक बंदा किसी ने जेल में इलेक्शन लड़ा है, और वो भी कि मतलब उसने इतने मार्जिन से जीता। जेएनके में तो पहली बार हुआ, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट। सब लोग बोल रहे थे कि वो 1 या 2 लाख वोट ले लेंगे, लेकिन अब कॉमन पीपल ने एक चेंज को एक्सेप्ट किया है। अब हर घर में एजुकेटेड यूथ रह रहा है, हर घर से भगा होता है इस चीज के लिए कि भाई नहीं, हम आज अपने हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। मैनिपुलेशन नहीं चल रहा है। लोग जो मैनिपुलेट कर रहे थे वोटर्स को कि ऐसे होगा, आउटकम के बाद आपसे ये किया जाएगा, लोगों ने अब इन चीजों से डरना छोड़ दिया है। लोग अब सीधे फॉरवर्ड आ रहे हैं और उसी को साथ दे रहे हैं, उसी का साथ दे रहे हैं जो उनको मन पसंद है या जेन्युइन लग रहा है, ठीक। आने वाले असेंबली इलेक्शन को लेके भी ऐसा ही कुछ होगा, डेफिनेटली ऐसे ही होगा कि लोग कैंडिडेट्स को डिसाइड करेंगे। हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, इवैल्यूएशन टेस्ट। वन हु डिजर्व्स मोस्ट शुड गेट इलेक्टेड, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है। हम इमोशनल लेवल पे क्या करते हैं, पार्टी बेस पे भी मैं तो ये चाहता हूं कि पार्टी, जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टीज हैं, वो पहले कैंडिडेट्स को अच्छे तरीके से परखें। अगर किसी ने काम ऑलरेडी किया है 10 साल 20 साल, तो उसके काम को भी परखा जाए, इसने कितना काम किया है, कितना और करना बाकी, क्या ये फीजिबल रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा लोगों के लिए, उसको जो मतलब जो पार्टीज उनको मैंडेट देगी। ऐसा ही कुछ एआईपी में भी चल रहा है। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, एक इवैल्यूएशन टेस्ट होना चाहिए था। जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में जा रहे हैं इस बार, एक इवैल्यूएशन टेस्ट होना चाहिए कि ये 4 बंदे हैं या 5 बंदे या 10 बंदे हैं, ठीक। इनमें से सबसे ज्यादा डिजर्व कौन करता है, द फर्स्ट थिंग।
सेकंड ये होना चाहिए कि आप अपनी इमोशनल पॉलिटिक्स को साइड में रखें। एग्जैक्टली आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट्स है किसी पार्टी के साथ, फॉर एग्जांपल आज से 70 साल पहले कोई एनसी में जुड़ा हुआ, वो एनसी को छोड़ ही नहीं रहा है, डिस्पाइट एनसी गलत करें या सही करें, उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं। इस चीज को हमें दूर करने की जरूरत है। या एआईपी में भी अगर किसी को लग रहा है कि ये इमोशनल अटैचमेंट है या कोई, उसको भी छोड़ना चाहिए, मैं ये नहीं बताऊंगा। दूसरी बात कि जिस टाइम हमने इस इमोशनल पॉलिटिक्स को साइड में किया, हमने इमोशनल अटैचमेंट को साइड किया, हम रियलिटी पे आ जाएंगे। उस रियलिटी से क्या होगा, हमारा जो जेन्युइन बंदा होगा, जो हमारा मैंडेट मतलब जो कैंडिडेट होगा, जो जेन्युइन कैंडिडेट, उसको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। उससे क्या होगा कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, वो बात कर पाएगा। हम जब असेंबली में मतलब जो भी बंदा होगा, जो मतलब वो असेंबली में जब जाएगा, वो हमारी रिप्रेजेंटेशन को वहां पे रख सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होता था बहुत पहले कि मतलब एक बंदा कुपवारा में बैठ के एक बात करता था, जो ही श्रीनगर पूछता था उस बात में चेंज आती थी 50%, दिल्ली में तो वो बात ही नहीं रहती थी। ये ऐसा नहीं होगा। इन केस अगर एक इवैल्यूएशन टेस्ट होगा कि मतलब इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से बाद की बात नहीं, हम डिसाइड करते हैं इलेक्शन के बाद, हम देखेंगे कि ये इस बार क्या करेगा, नहीं इस बार क्या करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इलेक्शन से पहले ही इस चीज को डिसाइड कर रहे हैं लोग कि मतलब इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। एआईपी इसी चीज को लेके अभी काम कर रहा है। ठीक, वो कैंडिडेट्स का इवैल्यूएशन टेस्ट कर रहे हैं कि मतलब जितने भी कैंडिडेट्स उनको या जितने भी फेसेस उनके दिमाग में है, उनका एक टेस्ट चल रहा है। वो डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब who will be the best candidate, who will be the right fit, who is deserving। कुछ लोग क्या करते हैं, डिजर्व से ज्यादा डिजायर करते हैं। ठीक, वो मतलब एक मतलब ऐसे मतलब जो ड्रीम वर्ल्ड होता है उसमें रह रहे हैं। ठीक, कि वो डिजर्व भी नहीं करते हैं और अपने आप को मतलब हम, अब मैं एआईपी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 बंदे ऐसे हैं, दोज हु आर डिमांडेड द मैंडेट। ठीक, वो मैंडेट को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन हजारों लोग हैं। अगर हम पूरे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नहीं मैं नॉर्थ कश्मीर की बात नहीं, मैं त्रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात, क्योंकि मैं एआईपी में इतनी बड़ी कोई हैसियत हो नहीं या इतनी बड़ी कोई हैसियत नहीं रखता हूँ कि मुझे बारामूला में क्या चल रहा है वो पता चले, या मतलब किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में या लिंगैट में क्या चल रहा है। मैं अभी तक इतने अंदर नहीं गया हूँ एआईपी के। मुझे त्रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी का पता है, यहाँ बहुत सारे 5-8 बंदे ऐसे हैं जो एआईपी से अप्रोच कर चुके हैं, मैंडेट चाहते हैं। उनके ऊपर एक इवैल्यूएशन चल रहा है, एक फीडबैक लोगों से लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रही है। वंस ये चीजें हो जाएंगी, जो राइट कैंडिडेट होगा उसका अनाउंसमेंट जरूरी होगा, और जिसको लोगों ने बिहाइंड द कर्टन फीडबैक जिसका बहुत अच्छा होगा, उसी को मैंडेट मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा यूथ जो है वो पॉलिटिक्स में आ जाए, अपनी बात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक या अथॉरिटीज तक सही तरीके से, सही प्लेटफॉर्म के जरिए से पहुंचाने की कोशिश करें। हालांकि बिलाल साहब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कोई यूथ लीडर नहीं, मैं एक वॉलंटियर की हैसियत से काम कर रहा हूं। बहुत सारी कयास आ रहे हैं, अभी त्रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं बिलाल साहब को यूथ की जानिब से सपोर्ट दिया जा रहा है। कि हालांकि बहुत सारे लोग एआईपी में इस वक्त काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमें एक मौका मिल जाए ताकि हम लोगों की खिदमत कर सके। आखिर पर यही होता है कि जो मोटिव होता है वो लोगों की खिदमत करना ही होता है। हमने बहुत सारी बातें की, हमने डिटेल्ड इंटरव्यू किया, और बिलाल साहब जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, जनरल इलेक्शंस के साथ ही ये एआईपी के साथ जुड़ गए। इसके साथ साथ में बहुत सारा यूथ यानी बहुत सारे लड़के इसके साथ साथ में एआईपी के साथ ज्वाइन हो गए, और उसके बाद में एआईपी ने एक बहुत बड़ी जीत जो है वो नॉर्थ कश्मीर से दर्ज की। त्रहगम कॉन्स्टिट्यूंसी से भी लीड ली, और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं या बाकी जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां से भी उन्होंने लीड ली। चलिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि असेंबली इंतखाबात में क्या एआईपी सही तरीके, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस जनरल इलेक्शंस में दिखाया था, क्या वो परफॉर्मेंस बरकरार असेंबली इलेक्शंस में रहेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में एआईपी के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट मिलेगा या वो उतने डिजर्व करते हैं जितना इंजीनियर रशीद साहब जनरल इलेक्शंस में करते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।